गुड इवनिंग दोस्तों, जुड़ जाइए एक बार फिर से। अध्ययन करेंगे आज एक और नए टॉपिक के बारे में जो अपने थर्मोडायनेमिक्स की जो यूनिट चल रही थी, उष्मागतिकी की जो यूनिट चल रही थी, उसमें हमने कल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। उष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा था। क्या था उष्मागतिकी का प्रथम नियम? क्या हमने उसमें पढ़ा? हमने उसमें पढ़ा कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा है वो निश्चित है। उस नियम का एक दूसरा नाम भी है, उस नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके अलावा हमने उसकी एक डेफिनेशन पढ़ी। वो डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते और ना ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते। ऊर्जा का केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये हमने कल थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में पढ़ लिया था, उष्मागतिकी के प्रथम नियम में पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने मैथमेटिकल रूप भी पढ़ा था कि अगर मैथमेटिकल रूप से हम किसी भी जो ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को दर्शाएंगे तो प्रथम नियम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो हमने कल देखा था कि U इज इक्वल्स टू Q माइनस W, यानी कि ऊर्जा जो है वो क्या है, Q उष्मा माइनस W किया गया कार्य के बराबर होगी। उसके अलावा हमने इसके बाद में एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन और इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन रूप में भी इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखी थी। और हमने देखा था कि डेल du होने वाला ऊर्जा परिवर्तन किसके बराबर होता है, डेल Q माइनस डेल W के होता है। ये हमने कल पढ़ लिया था। तो आज हम एक और नया टॉपिक आगे बढ़ते हैं, इस यूनिट को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। किसी भी तंत्र या किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा की मैं बात करूं, इंटरनल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बेसिकली, इंटरनल एनर्जी किसी भी पदार्थ की वह ऊर्जा जो उसके ताप, दाब, आयतन व रासायनिक क्रिया पर निर्भर नहीं करे। किसी भी पदार्थ के ऊर्जा की वह मात्रा जो उसके ताप, दाब, आयतन व रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करे, वह उस पदार्थ या उस तंत्र या उस निकाय की क्या कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। सर आंतरिक ऊर्जा, हाँ बिल्कुल, इंटरनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? किसी भी तंत्र, किसी भी पदार्थ या किसी भी निकाय की वह ऊर्जा जो उसके ताप, दाब, आयतन और रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करे, वो ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है। यह ऊर्जा है तो फिर किस पे निर्भर करेगी? यह ऊर्जा उस तंत्र की, उस पदार्थ की, उस निकाय की अवस्था पे निर्भर करती है कि वो कौन सी अवस्था में है, उसकी अवस्था कैसी है, उसके ऊपर निर्भर करती है ये आंतरिक ऊर्जा। किसके ऊपर? उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। अगर अवस्था पर निर्भर करती है तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि किसी भी तंत्र या किसी भी पदार्थ की जो ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा, वो एक अवस्था फलन होती है? भाई जिस चीज पे डिपेंड करेगी उसी का तो फलन होगी। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, एक अवस्था फलन है। यहां तक तो थी बेसिकली बात ये कि इंटरनल एनर्जी है क्या, आंतरिक ऊर्जा है क्या। अब बात करते हैं अपनी कि आंतरिक ऊर्जा को हम ज्ञात कैसे करेंगे। आंतरिक ऊर्जा को हम ज्ञात कैसे करेंगे, किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा है क्या? तो आंतरिक ऊर्जा के मान को परिकलित करना संभव नहीं है। आंतरिक ऊर्जा के निरपेक्ष मान को हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? हम आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। आंतरिक ऊर्जा के मान को हम परिकलित कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को, आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि को ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी तंत्र की, किसी भी निकाय की। क्या होती है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, स्थिर आयतन पर ऊर्जा में परिवर्तन। अरे कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन? आंतरिक ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा की बात हो रही है? अरे इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है भैया, इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। तो कैसे करेंगे इसके लिए? चलो मान लेते हैं कि माना एक तंत्र है जिसकी ऊर्जा उसके ताप व आयतन का फलन है। अरे आयतन का फलन, ताप का फलन कैसे माना? अरे अभी पढ़ा है कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, एक अवस्था फलन होती है। तो मैंने कोई निकाय मान लिया, कोई सिस्टम मान लिया, कोई तंत्र मान लिया, कोई भी तंत्र है,
कोई भी सिस्टम है। अब तंत्र क्या होता है? ब्रह्मांड का वह भाग जिसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं वह तंत्र होता है। उसके अलावा जो भी बच गया वो क्या होता है? पारपार्श्विक या सराउंडिंग। तो माना एक तंत्र है जिसकी ऊर्जा उसके ताप व आयतन का फलन है। ये ई क्या है? ये ऊर्जा है उस तंत्र की, और ये किसका फलन है? ये टेम्परेचर और वेलोसिटी वी, वेग, ताप और वेग का फलन है। अगर मैं इस समीकरण का आकलन कर दूं तो क्या मेरे पास ये समीकरण प्राप्त होगी क्या? अरे इस समीकरण का मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, अवकलन कर दूं, तो dE इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल टी वी डी टी। इसका मतलब क्या है? अरे ये एक आंशिक अवकलज है, ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को दर्शा रहा है। किसके सापेक्ष? तापमान के सापेक्ष, जहां पर v वेलोसिटी क्या है? स्थिर है। कल ही बताया था आपको, लास्ट लेक्चर पढ़ा है, चैनल पे जाके देख लीजिए कि जहां पे ये ब्रैकेट में v लिखा है इसका मतलब यहाँ पे v स्थिर है, v कांस्टेंट है, और यहाँ पे t लिखा है इसका मतलब इस जगह पे t कांस्टेंट है, t स्थिर है। यानी ये जो फलन है, ये आंशिक अवकलज जो है, ये ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को दर्शा रहा है। किसके सापेक्ष? ताप के सापेक्ष, जहां पर वेलोसिटी v, वेग, स्थिर है। जबकि ये जो है ये आंशिक अवकलज है, और ये ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को दर्शा रहा है। किसकी वजह से? आयतन की वजह से। और यहाँ पे ताप क्या है? स्थिर है, ताप कांस्टेंट है। तो ये दोनों भी क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आंशिक अवकलज है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कल हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, और उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि उसका मैथमेटिकल रूप कुछ इस प्रकार से होता है कि du इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। वी नो दैट, कहां से? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी थर्मोडायनेमिक्स, उसके अकॉर्डिंग ये होता है, ये उसका मैथमेटिकल रूप होता है। du इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। यहां पे du क्या है? ऊर्जा में होने वाला, उष्मा में होने वाला परिवर्तन। डेल क्यू है ऊर्जा में होने वाला क्षीण परिवर्तन, और डेल डब्ल्यू है कार्य में होने वाला क्षीण परिवर्तन या न्यून परिवर्तन। तो क्या डेल यू या डेल ई एक ही बात है? क्या इस डेल ई की जगह हम ये नहीं लिख सकते क्या? डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, और ये ऊर्जा ही तो है दोनों। ये क्यू उष्मा है, ये ऊर्जा है, यू ऊर्जा है, क्यू उष्मा है। तो क्या इस डेल यू को और इस डेल ई में कोई अंतर थोड़ी आ रही? दोनों ही अंतर, कोई अंतर नहीं है। ये इंटरनल एनर्जी पे बात कर रहे हैं और ये भी एनर्जी ही है। तो मैं लिख सकता हूं कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डीई। तो इस डीई की जगह पे मैंने डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू लिख दिया, सिर्फ मैथमेटिकल चेंज किया है, इस वाले क्वेश्चन का कुछ नहीं किया, सिर्फ डीई की जगह डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू लिखा है और कोई भी चेंज नहीं किया मैंने। अब यहां पे एक बात है नोट करने वाली कि डेल डब्ल्यू कार्य में होने वाला परिवर्तन वो पी डीवी के बराबर होता है। अब पी डीवी क्या है सर? किया गया कार्य। अरे क्या कार्य किया जा सकता है? अरे आयतन पे क्या, सॉरी, तंत्र पे क्या कार्य किया जा सकता है? तो तंत्र पे कार्य यही होता है कि उसका आयतन परिवर्तित हो जाता है। जब उस पर कुछ ताप बढ़ाएंगे या दाब बढ़ाएंगे तो उसका आयतन परिवर्तित होता है किसी भी तंत्र का। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? डेल डब्ल्यू किसके बराबर है? पी डीवी की। डीवी यहां पे आयतन में होने वाला परिवर्तन है। तो हम क्या लिख सकते हैं क्या कि डी यू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू जो था यहां पे पी डीवी लिख सकता हूं क्या? क्योंकि डेल डब्ल्यू किसके बराबर है? पी डीवी, ओपी पी डीवी। ठीक है। अरे मुझे ये बात बताइए कि अपने बात कहां पर कर रहे थे? स्थिर आयतन की, v स्थिर आयतन की। ये देखिए स्थिर आयतन पर ऊर्जा में परिवर्तन, हेडिंग अपनी यह है। तो आयतन स्थिर, इसका मतलब क्या है कि यहां पे आयतन स्थिर यानी डीवी जीरो, होने वाला परिवर्तन तो जीरो होगा, आयतन तो कांस्टेंट है, तो परिवर्तन क्या होगा फिर आयतन में? अरे भाई कोई चीज कांस्टेंट है तो उसमें परिवर्तन क्या हो सकता है भाई? परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता ना, कांस्टेंट है तो कोई चीज कांस्टेंट है तो परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी डीवी डी जीरो। तो क्या हम लिख सकते हैं कि डी यू इज इक्वल्स टू डेल क्यू या डी यू इज इक्वल्स टू डेल क्यू वी, ये लिख सकते हैं हम। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया क्योंकि यहां पे डीवी जीरो है। अब यहां से और इस वाले समीकरण में देखिए
इस वाले समीकरण में अगर डी वी जीरो है तो ये पूरा का पूरा फलन जीरो हो जाएगा। तो क्या डी यू को तो मैंने डेल क्यू वी लिख दिया, डी यू या डी ई को मैंने डेल क्यू वी लिख दिया, बाकी बच गया ये दो, ये जीरो हो गया क्योंकि डीवी का मान जीरो है। तो डेल ई अपॉन डी टी वी डी टी ये बच जाएगा किसके बराबर, डेल क्यू वी के बराबर। ये मान आ गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, सिर्फ मैथमेटिकल प्रोसेस है और कुछ नहीं है। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि डेल क्यू वी अपॉन डी टी, अरे ये डी टी मल्टीप्लाई में है सॉरी, ये डी टी मल्टीप्लाई में है और ये डी टी मल्टीप्लाई में है तो क्या इसकी डिवाइड में नहीं चला जाएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल चला जाएगा। अब देखिए, अब यहां पे एक नई टर्म आएगी, वो टर्म है सीवी। वो सीवी क्या होती है, उष्मा आधारिता, किसी भी तंत्र की क्या उष्मा आधारिता, और वो किसके बराबर होती है, वो डेल क्यू वी अपॉन डी टी के बराबर होती है। यानी समय के सापेक्ष उष्मा में होने वाला परिवर्तन, समय के सापेक्ष उस समय में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, उष्मा धारिता कहलाता है। CV इज इक्वल्स टू डेल क्यू वी अपॉन dt। ये CV एक नई टर्म आई है, ये तंत्र की उष्मा धारिता है। इसको अगर मैं उष्मा धारिता बोल रहा हूं तो क्या लिख सकते हैं, क्या CV इज इक्वल्स टू DE अपॉन डेल E अपॉन डेल T, और T ये स्थिर ताप की बात हो रही है। अब अगर स्थिर आयतन है ना, अगर कोई चीज का आयतन अगर फिक्स है तो हम उष्मा धारिता के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ये याद करने वाली बात है भाई, अगर आयतन कोई चीज का कांस्टेंट है, स्थिर है, तो हम उसकी उष्मा धारिता क्या होगी उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम उष्मा धारिता को ज्ञात कर सकते हैं तो यहां पर क्या है कि CV इज इक्वल्स टू DT इज इक्वल्स टू DE हो जाएगा। यानी कि ये जो स्थिर ताप वाली बात थी इसको हटा दो और इसका जो आंशिक अवकलज था ये पूर्ण अवकलज में बदल गया, और पूर्ण अवकलन में जैसे ही बदला तो dt भाग में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में CV इज इक्वल्स टू DT इज इक्वल्स टू DE। DE यहाँ पे ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है और DT यहाँ पे समय में होने वाला परिवर्तन। तो CV DT इज इक्वल्स टू DE। अरे अब यहाँ पे मान किसका निकालना था, अरे सर मान तो E का निकालना है, इंटरनल एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा का। तो आंतरिक ऊर्जा का मान कैसे निकाल सकते हैं, अरे इस वाले इक्वेशन का समाकलन कर दो, समीकरण 4 का दोनों तरफ समाकलन कर दो, समाकलन कर देंगे और इसकी लिमिट हो जाएगी T1 से T2, क्योंकि कौन सा फलन है, किसका फलन है, समय का, dt। CV यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और dt का अवकलन हो जाएगा। dt का अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा dt का T1 से T2, इसकी क्या है लिमिट है। तो T1 से T2 को हम क्या डेल T नहीं लिख सकते क्या, अरे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 डेल T नहीं लिख सकते क्या। तो ये क्या आ जाएगा कि डेल E इज इक्वल्स टू CV, ये CV कांस्टेंट है और T2 माइनस T1 को डेल T लिख दिया। अरे इसका इंटीग्रेशन किया भैया, इंटीग्रेशन किया, कुछ नहीं बचा। dt का अगर समाकलन करते हैं तो T प्लस C हो जाता है, और T में जब लिमिट लिखेंगे तो T2 माइनस T1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, और T2 माइनस T1 करेंगे तो उसको डेल T बोल सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई, ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, ऊर्जा में होने वाली वृद्धि उष्मा धारिता गुणा ताप में होने वाले परिवर्तन के बराबर होती है। और इसी से मैं लिख सकता हूं कि DE या डेल E इज इक्वल्स टू QV, उष्मा, ये क्या है, स्थिर आयतन पे उष्मा। तो ये थी अपनी इंटरनल एनर्जी की पूरी डेरिवेशन। इस प्रकार से इंटरनल एनर्जी को फाइंड किया जाता है, निकाला जाता है, और ये है इसकी पूरी डेफिनेशन की, इस प्रकार इसको परिभाषित किया जाता है। एक और टॉपिक आज हमारा खत्म होता है उष्मागतिकी का। कल मिलते हैं एंथैल्पी के साथ, कल पढ़ेंगे एंथैल्पी के बारे में, क्या होता है एंथैल्पी, कैसे होती है एंथैल्पी परिवर्तन। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।